Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Here 12th standards chemistry chapter number 2, name of the chapter solution, part 2 is here. Now I am going to explain you the solubility part. Before in first part 1 we have just saw the different types of solutions on the basis of physical states and the concentration expressions, different terms. Now what is meaning by solubility? It is defined as the maximum amount of substance which can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेते हो आप, उसकी मैक्सिमम कितनी अमाउंट एक पर्टिकुलर आपके स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकती है, वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम उसकी सोल्युबिलिटी बोलेंगे. जो सोल्युबिलिटी होती है वो सब्सटेंस की वो मोस्टली 3 पार्ट पे ऊपर डिपेंड होती है. पहला दिया है नेचर ऑफ द सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड थर्ड दिया है टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेट अस कंसिडर द इफेक्ट ऑफ अबोव फैक्टर्स ऑन. चलो भाई, इन तीनों चीज़ों पे कोई भी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी डिपेंड होती है. किस तरह का सोल्यूट है, सॉल्वेंट कैसा है, फिर उस टाइम पे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन. तो अब हम इन तीनों फैक्टर को लेके हम 2 केसेस स्टडी करने वाले हैं. एक सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा है सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड. एक सॉलिड की लिक्विड के अंदर किस तरह की सोल्युबिलिटी होती है उसका हम पहली केस में स्टडी करेंगे. तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड क्या होता है? व्हेन यू जस्ट टेक अ सोल्यूट, देख लीजिए यहाँ पे, जब आप कोई एक सोल्यूट लेते हो, व्हेन अ सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इनटू द लिक्विड्स, द concentration of the solution increases and this is called dissolution. नेचुरली भाई, अगर मैंने एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर मैंने जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डाली और उसको डिज़ोल्व किया. डिज़ोल्व करने के बाद नेचुरली उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और उस प्रोसेस को ही हम डिज़ोल्यूशन बोलेंगे. राइट? जब भी कोई सोल्यूट आपका डिज़ोल्व होगा एक लिक्विड के अंदर और जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगा और इस पूरी प्रोसेस को हम डिज़ोल्यूशन बोलते हैं. जबकि कुछ सॉलिड पार्टिकल जो सॉल्यूशन के होते हैं वो कोलाइड होते हैं विथ सॉलिड सोल्यूट एंड प्रेसिपिटेट आउट विच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इसका बिल्कुल उल्टा क्रिस्टलाइजेशन है. क्या होगा कि कोई सॉल्यूशन लिया है हमने, उस सॉल्यूशन के अंदर के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड होके किसके साथ, सोल्यूट आपका जो सॉलिड है उसके साथ कोलाइड होके वो आपके प्रेसिपिटेट हो गए बाहर आएंगे और उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन शुगर सॉल्यूशन का भी होता है. जैसे आपकी मम्मी घर पे कोई चाशनी बनाती होगी, जैसे राइट, कोई स्वीट बनाने के लिए, तो शुगर डालेंगी पानी के अंदर और उसको पूरा बॉयल अप करेंगी. राइट? बाद में वही पानी को जब अगर आपकी मम्मी ने फ्रीज़ के अंदर रख दिया तो आपको पता है कि थोड़ी 1-2 घंटे के बाद आप देखते हो उसमें से उस जो मोस्टली उसके हैं क्रिस्टल आने शुरू हो जाते हैं ऊपर से. राइट? मीन्स उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर के जो शुगर सोल्यूट होता है, ये शुगर सोल्यूट कोलाइड हो जाता है सॉलिड शुगर के साथ, सोल्यूट के साथ, और वो क्रिस्टलाइज या प्रेसिपिटेट हो जाता है. राइट? और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो अब जो है ये जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन की और डिजोल्यूशन की, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन कंटिन्यू until the solution attained a maximum concentration and in such a solution no more solute can be dissolved at a given condition of temperature and pressure. It is called saturated solution. बिल्कुल अपने डेली लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ मैं. मैंने एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर मैंने 2 स्पून, 2 बड़े चम्मच लिए सपोज, उसका भर के मैंने शुगर डाल दी, डिजॉल्व किया, डिजॉल्व हो गई. मैं और डाल रही हूँ शुगर उस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, स्टर करके डिजॉल्व हो रहा है. एक ऐसा टाइम आएगा
कि जब आप उसमें शुगर डालोगे, 5-6 क्रिस्टल भी डाले और वो डिज़ोल्व नहीं होगी, कितना भी आप उसको हिलाओ तो भी डिज़ोल्व नहीं होगी, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है डिज़ोल्व होने में, तब आप उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे। इसका मतलब जो प्रोसेस होती है डिज़ोल्यूशन की कंटिन्यू होती है अंटिल द सॉल्यूशन अटेन अ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। आप तब तक उस वाटर के अंदर पानी शुगर डालोगे जब तक उस सॉल्यूशन का एक मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। उसके बाद कोई भी अमाउंट ऑफ शुगर आप उसमें डालोगे तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी उस गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में। ऐसा नहीं कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नहीं, आप बिल्कुल नहीं, जिस टेम्परेचर में आप स्टार्टिंग से उसको डिज़ोल्व कर रहे थे शुगर को उस वाटर के अंदर, तो उसी टेम्परेचर में डालो। एक मैक्सिमम जब कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन का हो जाएगा उसके बाद कोई ज़्यादा अमाउंट शुगर की उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, तब उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन के फॉर्म में दी है कि द प्रोसेस ऑफ द डिजोल्यूशंस कंटिन्यू until the solutions attain a certain maximum concentration, and in such a solution no more solute can be dissolved at a given condition of temperature and pressure, and this solution is known as saturated solution. While a solution in which more solute can be dissolved at a same temperature, we call it unsaturated solution. तो इस तरह से हमने 4 चीज़ें देख ली। पहला डिजोल्यूशन देखा, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन देखा, उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन आप जिसमें जितना भी है सॉल्यूट डालते जाओ वो डिजोल्व होता जाएगा उस सेम टेम्परेचर पे, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से चारों चीज़ें देखने के बाद अब आते हैं हमारे मेन इसमें जो दिया हुआ है टॉपिक। हियर इज़ द पॉइंट वी हैव टू जस्ट डिस्कस कि भाई अब ये सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन हमने लिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बताया कि इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड डिजोल्यूशन। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आपने एक मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन का जब आ जाता है तब उसमें कोई मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व नहीं होता है। मीन्स इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। बराबर है, आपने सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट में डाला, डिजोल्व हो गया, सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे जो डिजोल्यूशन है और इससे जो क्रिस्टलाइजेशन दोनों चीज़ें हो रही, एक आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम हो जाने की वजह से क्या होगा कि कोई आपका यहाँ पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिजोल्व कंप्लीटली इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा आपने कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो गई मैक्सिमम अमाउंट में, उसका डिजोल्यूशन हो गया। अब यही डिजोल्यूशंस आप अगर आप तो देखते हो टेम्परेचर या कुछ चीज़ें कंडीशन चेंज करने के बाद, तो उसमें से रिवर्स प्रोसेस में आप उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, राइट। तो अब ये डिजोल्यूशन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए तब उस टाइप के आप सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपकी डिजोल्व होगी कंप्लीटली, जो भी दिया हुआ सोलवेंट है एक टेम्परेचर पे, जब उसको हम एक सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब ये हो गया सॉलिड का आपके लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी की केस, राइट। अब इसमें आपको देखना है कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। जनरली ऐसा देखा जाता है, इफ in a nearly saturated solution the dissolutions, you can say that process is endothermic and the solubility should be increased with rise in temperature, and if it is exothermic the solubility should decrease. Very interesting। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने दिया है। जैसे यहाँ पे अगर आप इन जनरल देखते हो
कि भाई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्यूशन प्रोसेस जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक होती है मतलब क्या कि ये प्रोसेस आपकी आगे प्रोसेस होगी बाय एब्सॉर्बिंग हीट लेके ये प्रोसेस होती है, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिजोल्यूशन मतलब कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहा है तो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा बाहर से, सिस्टम से, राइट, और बाद में वो डिजॉल्व होगा उस सॉल्वेंट के अंदर, मतलब वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो सोल्युबिलिटी जो है आपकी राइज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपकी देखा आपने कि डिजोल्यूशन अगर आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है मतलब कुछ सोल्यूट होते हैं जो आपके डिजॉल्व हो गए लेकिन उसमें हीट बाहर क्या करते हैं, निकालते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक मीन्स बाहर हीट इवॉल्व करते टूवर्ड्स सिस्टम, राइट। मतलब आपके बाहर आपके सिस्टम में से आपके सराउंडिंग में हीट देते हैं, जबकि एंडोथर्मिक में सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर हीट एब्सॉर्ब होती है, जबकि एक्सोथर्मिक में सिस्टम से सराउंडिंग में हीट इवॉल्व होती है। कुछ ऐसे होते हैं सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मतलब डिजोल्यूशन प्रोसेस जो होती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, कुछ इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में बाय इवॉल्विंग द हीट बाहर इवॉल्व करके, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका मेन चूना आता है हम पानी के अंदर डालते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि ग्लास बाहर से आपको हीट मतलब वहाँ से लगता है कि भाई गर्म हो गया है, वाई, बिकॉज दिस प्रोसेस इज जस्ट इवॉल्व सम हीट, राइट। तो इस तरह की भी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस जैसे एक्सोथर्मिक होती है तब सोल्युबिलिटी जो होती है वो शुड डिक्रीज बाय इफेक्ट टेम्परेचर का, इसमें जो होगा सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी बाय राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर, जब अगर आपका डिजोल्यूशन प्रोसेस अगर आपका एंडोथर्मिक है मतलब वो सराउंडिंग से वो हीट एब्सॉर्ब करता है तो राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्युबिलिटी। लेकिन अगर आपका डिजोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मीन्स डिजोल्यूशन of that solute in the solvent evolve heat, then at that time with rise in temperature the solubility decrease होगी। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। अब उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मोस्टली जब सॉलिड इन लिक्विड होगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे प्रेशर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब कोई भी सॉलिड आपके लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता है तब प्रेशर का इतना ज़्यादा स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड दोनों हाईली इनकॉम्प्रेसिबल है, उनका प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता है, एंड दिस रिमेन अनएफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर, और प्रेशर से भी वो इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते। तो ये हो गया सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड का। अब दूसरी केस हमें स्टडी करनी है सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, कि भाई लिक्विड जो गैस होता है उसका लिक्विड में किस तरह से सोल्युबिलिटी आता है। नाउ you have to just add the factors which are affecting the solubility of a gas in a liquid. These are the nature of the gas and solvent, temperature and pressure. Means whenever a gas as a solute dissolve in a liquid, that is you can say that is solvent, the following three factors we have to take into consideration: nature of the gas and the solvent, and temperature and the pressure, temperature of that solution and pressure. तो पहला देखते हैं नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट क्या होगा। द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस, जो डिफरेंट गैसेस की सोल्युबिलिटी होती है इन द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द सेम सॉल्वेंट वेरीज। अगर मैं अलग अलग गैसेस ले रही हूँ और सॉल्वेंट एक ही है, मेरा सॉल्वेंट में सेम ले रही हूँ एक ही, और गैसेस अलग अलग ले रही हूँ, मीन्स सोल्यूट्स आर डिफरेंट बट सॉल्वेंट इज ओनली वन, बट दिस ऑल गैसेस हैव देयर डिफरेंट सोल्युबिलिटी,
इन द सेम सॉल्वेंट। लेकिन हर एक गैसेस की अपनी एक स्पेसिफिक सोल्युबिलिटी होती है और उस सेम सॉल्वेंट में भी वो अलग अलग तरीके से डिजॉल्व होंगे, हर एक की सोल्युबिलिटी अलग आएगी। जैसे एग्जाम्पल पे दिया है उन्होंने, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू ए वेरी स्मॉल अमाउंट। ऑक्सीजन जो होता है वो पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हाईली सोल्यूबल है इन वाटर। आप देख लीजिए, HCl गैस पानी में डाला वो बहुत जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि एक्वस HCl बनाएगा। लेकिन आप ऑक्सीजन जो होता है पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में होता है। ऑक्सीजन गैस और HCl गैस दोनों की सोल्यूबिलिटी पानी के अंदर अलग है, यहाँ पे सॉल्वेंट सेम है, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ आपकी हो गई। ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज, यहाँ पे बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग चीज़ें दी उन्होंने। दिस इज बिकॉज केमिकल रिएक्शन ऑफ HCl विथ वाटर। यहाँ पे एकदम सिंपल रीजन दिया है भाई, क्यों ऑक्सीजन कम मात्रा में डिजॉल्व होता है पानी में और जबकि HCl जल्दी बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता है, हाईली डिजॉल्व होता है। क्योंकि HCl की केमिकल रिएक्शन होती है वाटर के साथ, जबकि O2 की नहीं होती है। Because of that chemical reactions, HCl is highly dissolved in water while not that of O2. अब आता है सेकंड, तो नेचर ऑफ हमने देख लिया, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। अब दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसको भी देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस विथ increase in temperature. This is because gases dissolve in a liquid with the evolution of heat. देखो ये फैक्टर हमने ऑलरेडी देखा था। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब होती है, मतलब जब एक सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, तब हीट बाहर इवॉल्व करता है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट बाहर जाती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूट है गैस और लिक्विड है हमारा सॉल्वेंट। जब आप गैस डिजॉल्व करोगे लिक्विड के अंदर, तो द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी विथ राइज इन टेम्परेचर, बिकॉज डिजोल्यूशन ऑफ द गैस इन लिक्विड इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जब गैस डिजॉल्व होगा लिक्विड में, तब हीट बाहर इवॉल्व होती है और आप टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे हीट बाहर निकल रही और यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इधर वो आप टेम्परेचर उसको प्रोसेस दे रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई। इसीलिए आपका जो सोल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज हो जाएगी। गैस प्लस सॉल्वेंट गिवन सॉल्यूशन प्लस हीट एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इधर आप इधर हीट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? सिस्टम आपका यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, बाहर हीट निकलेंगी तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगी और यहाँ से आप हीट दे रहे हो, इसीलिए आपका जो मेन सोल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज हो जाएगी। बाय ली चैटरल प्रिंसिपल क्या है भाई? यहाँ पे बोला है कि द राइज इन टेम्परेचर विज रिजल्ट इन द डिक्रीज in the solubility of gas, and so most of the gas dissolve without ionizing are expelled from the solution by boiling. इसलिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बहुत सारे जो गैसेस होते हैं वो विदाउट आयनाइजिंग आपके सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाता, सॉल्यूशन के अंदर जो होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द गैसेस डिजॉल्व विदाउट आयनाइजिंग, उनका आयन्स भी नहीं बनता। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बहुत सारे गैसेस जो है वो आयनाइज विदाउट आयनाइजिंग डिजॉल्व हो जाते हैं और बहुत बॉयल होने लगता है वो सोल्यूशन, उसमें से बाहर निकल जाते हैं, दे आर एक्सपेल्ड। तो नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है भाई? देख लो, हम केस 2 स्टडी कर रहे हैं, दैट सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। उसमें से थर्ड फैक्टर हमारा है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा जब एक गैस सोल्यूट डिजॉल्व होगा एक लिक्विड के अंदर। तो भाई ली चैटरल प्रिंसिपल क्या बोलता है? बाय ली चैटरल प्रिंसिपल द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ली चैटरल प्रिंसिपल के हिसाब से जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, जब आपका सोल्यूट गैस है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे विथ राइज इन प्रेशर द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड should be increase. Let us consider a gas in dynamic equilibrium with the solution. चलो भाई एक हम उसके लिए केस स्टडी कर देते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक डायग्राम देखना पड़ेगा। जिस डायग्राम में देखिए यहाँ पे दिया है
कि हमें एक केस स्टडी करना है कि हम एक डायनामिक ले लेते हैं. वी विल जस्ट टेक एक डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस विथ सॉल्यूशन. यहाँ पे आपका गैस दिया है, गैस है जो सॉल्यूशन के साथ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. मतलब आप समझ लो कि एक कंटेनर है, यहाँ पे ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है, अंदर सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट में गैस को डिज़ोल्व किया है. अब गैस और सॉल्यूशन जो है वो दोनों आपस में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. बराबर है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. मतलब आप देख लीजिए कि दोनों का जो है ना, यहाँ पे आप देख लो डायनामिक कंडीशन में होने के बाद यहाँ पे आगे क्या बताया है कि भाई जो अपर पार्ट है सॉल्यूशन का एंड द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज द गैसेस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T. तो देख लो भाई, यहाँ पे भरा हुआ है गैस और एक ऊपर का पार्ट होगा आपका जो भी है, दे हैव गिवन दैट वन गैसेस है, और लोअर का पार्ट है आपका सॉल्यूशन, राइट, एंड एट द टेम्परेचर T एंड प्रेशर P. Means you have to take one dynamic equilibrium between the gas and the solutions, and in that upper part is that of gas and the lower part is solutions, and at the temperature T and pressure P. Now assume this system is to be in a state of dynamic equilibrium. That means the gaseous particle leaving and entering the solutions are same. अब ये डायनामिक वर्ड हम कब से यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम लिया है मैंने, जिसमें गैसेस पार्टिकल डिजॉल्व है सॉल्यूशन के अंदर, इसमें क्या होगा कि जो गैसेस पार्टिकल है दैट लिविंग एंड एंटरिंग द सॉल्यूशन आर सेम. जो सॉल्यूशन से बाहर निकल रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं और दोनों सेम हैं. वी कॉल इट दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम. मतलब आप देख लो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम होता है, मतलब वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है. यहाँ पे भी जो गैसेस पार्टिकल है वो जो सिस्टम को लीव कर रहे हैं और सिस्टम के अंदर जा रहे हैं वो दोनों सेम हो गए. अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे. नाउ बाय मूविंग द पिस्टन डाउन, प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीज to a smaller volume, and this will increase the number of gaseous particle per unit volume over the solutions, and as a result more molecule will be striking the surface of liquid and more molecule will dissolve and the solubility of the gas will increase until a new equilibrium is established. Very simple. देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है. यहाँ पे आपका दे हैव गिवन दैट कि अगर आपका यहाँ पे दिया है उन्होंने एक जैसे पिस्टन है, अगर इस पिस्टन्स को मैं ऊपर से, तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, उसमें पिस्टन्स को अगर मैं नीचे मूव आउट करती हूँ, बराबर है, उसको मैं यहाँ पे प्रेशर देके नीचे लाती हूँ. देखो पिस्टन नीचे आ गया. पिस्टन नीचे, बाय मूविंग द पिस्टन डाउन, पिस्टन नीचे आने के कारण क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था उसके ऊपर का प्रेशर इंक्रीज हो गया. द प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विल इंक्रीज. एक छोटे से वॉल्यूम में पिस्टन नीचे जा रहा है, तो अब पहले इतना वॉल्यूम था, अब पिस्टन नीचे आ गया तो आप देख लीजिए वॉल्यूम कम हो गया. मीन्स क्या हुआ, द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जो हो वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. यहाँ पे इतने से गैसेस पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर पिस्टन नीचे लाने के कारण अब बहुत कम वॉल्यूम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस पार्टिकल्स आर देयर. ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस पार्टिकल्स आपके कम यूनिट वॉल्यूम में है, और इसकी वजह से क्या होगा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्राइक करेंगे सरफेस ऑफ द लिक्विड को एंड मोर मॉलिक्यूल्स विल डिजॉल्व. अब एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे और सॉल्यूशन के इसको भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो उस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होंगे. इसका मतलब बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर्स, by moving the piston, we find the solubility of the gas will increase. और इस हिसाब से ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएंगे और सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी जब तक उनके बीच में नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो. तो इस हिसाब से ये वाली चीज़ हो गई. अब आता है हेनरीज लॉ. क्या है, हेनरी लॉ है, इसी में एक टॉपिक आता है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हेनरी ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन द प्रेशर
and solubility of the gas in a solvent. हेनरी साइंटिस्ट उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में, गैसियस मॉलिक्यूल की सोलिबिलिटी इन द सॉल्वेंट में, वॉट एवर द सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन सॉल्वेंट एंड प्रेशर, इन दोनों के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसके बारे में हेनरीज ने यहाँ पे बात की है. तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या केस है. नाउ विच इज़ नोन एज हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट भी बहुत सिंपल है. पहले तो स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसे बोला है कि सोलिबिलिटी जो गैस की होती है इन अ लिक्विड, कोई भी गैस जब आप लिक्विड में उसको डिजॉल्व करते हो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कोई भी गैस एक लिक्विड में आप जब डिजॉल्व करने की कोशिश करते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबोव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन. आप कितना पार्शियल प्रेशर वो गैस उस सॉल्यूशन के ऊपर डाल रहा है उसके बेस पे उस गैस की सोलिबिलिटी होती है. ये हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट पहले दिया था उन्होंने, फिर उसमें बाद में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस भी किया है, वो भी हम देखेंगे. लेकिन उसी समय पे क्या था, डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने भी उसी समय पे कुछ कंक्लूजन किया कि अगर हम if we are using the mole fraction of the gas in a solution as a measure of its solubility, then the mole fraction of the gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas or the solution. Means यहाँ पे solubility को अगर हम mole fraction में use करते हैं, means instead of using solubility word, डाल्टन ने यही सब्जेक्ट स्टडी किया था और उसका भी कंक्लूजन यही था. लेकिन उन्होंने बोला कि सोलिबिलिटी को रिप्लेस किया जाए और उसके बदले में हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं एज अ मेजर ऑफ इट्स सोलिबिलिटी. राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस लेते हैं, सोलिबिलिटी के बदले में मोल फ्रैक्शन यूज़ किया उन्होंने. तो उन्होंने दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सोल्यूशन एज अ मेजर ऑफ द सोलिबिलिटी इज you are to directly proportional to the partial pressure of the gas or the solution. मीन्स यहाँ पे सोलिबिलिटी टर्म ना यूज करके मोल फ्रैक्शन यूज़ किया गया और उनके हिसाब से तो मोस्ट कॉमनली जो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट आया आगे कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. तो ये फाइनल स्टेटमेंट हेनरीज लॉ का था. स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ सोलिबिलिटी की बात की, लेकिन उसी समय पे जब डाल्टन नाम का जो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने भी वही सब्जेक्ट स्टडी किया और उस पर भी अपने कंक्लूजन दिए उन्होंने. तो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सोलिबिलिटी, हम अगर उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ए टर्म्स हम मेजर ऑफ सोलिबिलिटी यूज़ करते हैं, तो स्टेटमेंट होगा दैट द पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. उस गैस का उस सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल फ्रैक्शन है उसके बेस पे उस गैस का पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है. मतलब the whatever the mole fraction of gas is present in the solution, right, the partial pressure of the gas is directly proportional to that mole fraction. तो भाई पार्शियल प्रेशर के लिए P, मोल फ्रैक्शन के लिए x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकाल के KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे हेनरीज लॉ का ये हो गया, तब उन्होंने जब एक ग्राफ ड्रॉ किया गया बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ऑब्टेन. तो इसी स्टेटमेंट के बेस पे एक ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया है. उस ग्राफ में उन्होंने क्या किया, दे हैव टेकन द पार्शियल प्रेशर. देखिए पार्शियल प्रेशर है, दे हैव टेकन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट, एंड मोल फ्रैक्शन. मीन्स दे हैव टेकन दैट मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर, इन दोनों का उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया गया. तो दे फाइंड दैट मोल फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये मोल फ्रैक्शन है और ये पार्शियल प्रेशर है,
राइट। जिसे जैसे उन्होंने देखा, ड्रॉ किया, HCl गैस की स्टडी की गई है, हाइड्रोमोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन। HCl को साइक्लोहेक्सेन, HCl इज हियर सोल्यूट गैस एंड साइक्लोहेक्सेन हियर इज द सॉल्वेंट। जब इन्होंने इसका मोल फ्रैक्शन एंड उसके पार्शियल प्रेशर, इन दोनों चीज़ों का स्टडी किया और उसका ग्राफ ड्रॉ किया, when they draw a graph of partial pressure of HCl again mole fraction, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया तो उनको एक स्ट्रेट लाइन मिली जो ओरिजिन में से पास हो रही थी, और ये बताती है दैट दिस इज द वैलिडिटी ऑफ द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बोलता है कि भाई मोल फ्रैक्शन जो द पार्शियल प्रेशर जो है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, राइट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट जो आपको लाइन दिख रही जो ओरिजिन में से पास हो रही है, ये उसका प्रूफ बताता है। अब अलग अलग गैसेस है, डिफरेंट गैसेस दे हैव गिवन दैट वन। डिफरेंट गैसेस have different KH value at the same temperature suggests that KH is a function of the nature of the gas। भाई अलग अलग गैसेस का अलग अलग KH वैल्यूज आएगा, टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन हर एक गैस की सोलेबिलिटी भी अलग अलग आएगी, तो नेचुरली उनके इस हिसाब से वो KH वैल्यूज भी अलग अलग आएगी। तो KH हो गया फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, किस तरह का गैस है उस हिसाब से KH फैक्टर होगा। हायर द वैल्यू ऑफ KH at a particular pressure, lower is the solubility of the gas in liquid। नेचुरली भाई यहाँ पे आप इक्वेशन देख लो, x इज इक्वल टू P अपॉन KH है। KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से उस गैस की सोल्युबिलिटी कम से कम आएगी लिक्विड में, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब यहाँ पे आगे आपको दिया है उन्होंने वेरी सिंपल, एंड फ्रॉम द KH, लास्ट टॉपिक है, फ्रॉम द KH वैल्यू फॉर द बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, इसमें दिया है उन्होंने, चार्ट में देख लीजिए, यहाँ पे देखो ये पूरा चार्ट दिया है उन्होंने, हाइड्रोजन, हेलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, टेम्परेचर चेंज करके उन्होंने दिया है। तो क्या स्टेटमेंट है पहले देख लेते हैं कि एज फ्रॉम द टेबल KH वैल्यू फॉर द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल इंक्रीज with increase in temperature, means solubility of the gases increases with decrease in temperature, so aquatic species are more comfortable in cold water than the warm। देखो भाई आपको यहाँ पे टेबल पर से बिल्कुल एक सिंपल चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पे टेबल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हेलियम, चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देख लेते। नाइट्रोजन 293 को दिया है तो उन्होंने KH फैक्टर 76.48 दिया है। अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया 303 नाइट्रोजन के लिए, तो उसकी जो KH फैक्टर है वो 88.84 हो जाता है। मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH फैक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए विथ राइज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस, राइट। ऑक्सीजन का भी दोनों का यही दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब आपका KH फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और यही चीज़ जब एक्वेटिक आपका जो आप देखते हो कि बहुत सारे जो साउथ पोल वगैरह है जहाँ पे बिल्कुल आइस आ जाता है, पानी जो है वो बिल्कुल जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो ऊपर से आप देखते हो पूरा आइस जो है जमना शुरू हो जाता है, तो उसके नीचे जो एक्वेटिक लाइफ होता है वो तो भी कंफर्टेबल रहता है देन द वार्म सॉल्यूशन, राइट। दिस इज द ऑल पार्ट अबाउट दिस वन। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel and you just wait for the next part. Thank you.